हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का एसपी ट्रिक्स में स्वागत है। तो चलिए आज के हम इस लेक्चर में जो है पीजीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये सेट हमारा जो है 2016 है, तो यहाँ पे जो है लगभग 2000 से लेके 2021 तक, लास्ट ईयर तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितने भी सेट आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, हम सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन पे भी क्वेश्चन ये दिख रहा होगा कि कौन सा इसमें जो है इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल के बारे में मैं बता दूं, इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग किस तरीके से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, E+ से। अब देखिए E+ का मतलब है इससे इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसका मतलब क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव है, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखिए मैं इलेक्ट्रोफाइल या लुईस एसिड का एक दूसरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ एसिड का। देखिए लुईस एसिडिटी आप लोग सुने होंगे। अब देखिए लुईस एसिडिटी क्या होती है, जैसे कि लुईस ने क्या बताया था, ऐसे जितने भी स्पीसीज जिनके पास क्या हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल, फॉर एग्जाम्पल FeCl3 TiCl3, ये सब हम लोग एज अ लुईस एसिड यूज करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। इसका मतलब क्या है, इस वजह से लुईस एसिड का काम करते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करते हैं। अब देखिए और दूसरा कंसेप्ट यहाँ से देख लें, जैसे कि हमारा क्या होता है, जिनके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, तो देखिए ऑक्टेट इनकम्प्लीट का एग्जाम्पल जैसे सबसे पहला हमारे पास है BF3 है, AlCl3 है। अब देखिए बोरान हमें पता है कि 5 होता है, 5 को अगर लिख ले 2,3 और 3 फ्लोरीन से मिले, टोटल कितना, वैलेंस शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन हो पाए, अभी भी 2 की कमी है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल है। तो देखिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पे आंसर आ चुका है ये। अब देखिए ये क्या है, देखिए इसके बाद लोन पेयर होता है, जिनके बाद लोन पेयर होते हैं वो बेस का काम करते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। तो यहाँ से आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, हीट चेंज एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो पूछ रहा था हीट चेंज जो है किसके इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, हीट चेंज। अब देखिए हमें फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से पता है, हीट चेंज या किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, टोटल हीट गिवन इक्वल टू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी में चेंजेस प्लस वर्क डन। अब देखिए हमें पता है वर्क डन इक्वल टू हमारा पता है क्या होता है, P/dV होता है। अब जैसे देखिए कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। अगर जीरो है तो ये तो जितना भी हीट गिवन थी वो किसके इक्वल हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी चेंजेस के इक्वल हो जाएगा। तो यही पूछ रहा था यहाँ पे, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। अब देखिए अगला पूछ रहा था बेसिसिटी ऑफ द फास्फोरस एसिड। ठीक है, आर्थोफास्फोरिक एसिड की बेसिसिटी पूछ रहा था। अब देखिए आर्थोफास्फोरिक एसिड हमें पता है, देखिए अब ऑक्सी एसिड जब फास्फोरस के पढ़ते हैं तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +3 +5 और +17 पढ़ते हैं। तो इसका नाम क्या होता है, हाइपोअस एसिड। फिर इसका अस एसिड, इसका क्या होता है, इक एसिड। ठीक है, इसका क्या होता है, परिक एसिड। इसका क्या होता है, हाइपोअस एसिड। अब देखिए अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है तभी तो परिक एसिड, ये ठीक है, इक एसिड हो सकता है। तो यहाँ पे पूछा था आर्थोफास्फोरिक एसिड, तो फास्फोरिक एसिड यहीं पे है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहीं पे पॉसिबल है। ठीक है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर नहीं दिया था तो हमें ड्रा करना था। देखिए H3PO4, अब हमें अगर ये जनरल बेसिक पता होता तभी इसको कर पाते। अब इसकी बेसिसिटी पूछा था। देखिए बेसिसिटी क्या होती है, जितने भी किसी से OH ग्रुप जुड़े होते हैं वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है, क्योंकि ये H+ रिलीज कर सकते हैं, जो H+ रिलीज कर सकते हैं वो उसकी बेसिसिटी कहलाएगी। यहाँ पे देखिए 3 H हैं तो यहाँ पे 3 OH इस तरीके से ड्रा कर देंगे, 3 OH ड्रा कर देंगे, क्योंकि हमें पता है फास्फोरस या तो फास्फोरस कितना 15 होता है, 2,8, ठीक है 10, ये 5। अब देखिए ये 5 है, या तो ये 3 बॉन्ड बनाता है या तो 5 टोटल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या तो टोटल निकाल दे 5 के 5, तो ये 5 बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए 5 बनाता है या तो 3 बनाता है। अब देखिए 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाती है, यहाँ पे 3 हो जाएगी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था, विच इज सिंथेसाइज्ड बाय द सन रेज। अब देखिए इसमें विटामिन पूछ रहा था, ऐसी कौन सी विटामिन है जिसको सनरेज के द्वारा हम लोग जो है सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब देखिए विटामिन के सोर्स अवेलेबल हैं, विटामिन सी के भी अवेलेबल हैं, विटामिन ए के भी अवेलेबल हैं, लेकिन हमें पता है सुबह सुबह जब धूप में बैठते हैं तो हमारी बॉडी में जो अर्गोस्टेरॉल होता है उसकी प्रेजेंस में क्या होता है, विटामिन डी की सिंथेसिस होती है, जो कि सनरेज की ही प्रेजेंस में होती है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सी वाला। ठीक है, तो कि विटामिन डी है। अब देख लिया क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को दिख रहा होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिलेशन पूछ रहा था T75 और T हाफ में, मीन्स अर्ध आयु उसकी और 75% जब कंप्लीट हो जाती है रिएक्शन, उस टाइम पूछ रहा था इसमें रिलेशन क्या होगा। तो हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या, 1/k ln
A0/A, मान लेते हैं A से कोई प्रोडक्ट P बना है, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन A है, T टाइम के बाद P वो है 75 पूछ रहा है, तो ये कितना रह जाता है, तो 75% कंप्लीट करा दो, ठीक है, तो 75% इधर बन जाएगा, तो A की जगह पे ये रख दो, ये रख दो, ठीक है। उस तरीके T हाफ निकाल लो, पहले से पता होता है 0.693 डिवाइडेड बाई K, इसमें रिलेशन रख दो, तो यहाँ से आ जाता है T75 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T हाफ, ठीक है। ये काफ़ी फेमस, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, काफ़ी फेमस है, क्लास 12 में खूब पूछा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, विच पेयर डोंट बिलोंग टू द सेम ब्लॉक। अब देखिए कितने ब्लॉक हम लोग पढ़े हैं पीरियोडिक टेबल में, तो आप लोगों को पता होगा कौन कौन सा, एक एस पढ़े हैं, पी पढ़े हैं, डी ब्लॉक पढ़े हैं, एफ ब्लॉक पढ़े हैं। अब पूछ रहा है कौन से इसमें सेम ब्लॉक के नहीं है, तो देखिए सबसे पहले लेंथेनम लुटेशियम दोनों ही एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। अब देखिए उसी के साथ देख लेते हैं सिलिकॉन सल्फर, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है, तो ये दोनों ही पी ब्लॉक के एलिमेंट है, दोनों ही एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। उसी तरीके लिथियम और बेरियम देखिए दोनों ही के दोनों एस ब्लॉक के एलिमेंट है। अब देखिए टाइटेनियम या डी ब्लॉक का एलिमेंट है और टेलुरियम जो है पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये ऐसे थे जो डिफरेंट ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, ठीक है, बाकी सबके सेम है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को दिख रहा होगा कि सैलिसिलिक एसिड जो होता है रिएक्ट करता है एसिटिक एनहाइड्राइड से। सबसे पहले सैलिसिलिक एसिड पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सैलिसिलिक एसिड है। जब फिनाल में आर्थो पे COOH लगा देते हैं, इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराना है, तो चलिए करा देते हैं। तो देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा CH3। ये एसिडिक कंडीशन में, तो ये हमें पता है कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लास 12 की ही ये भी है। अब देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड है, क्योंकि ये देखिए एसिडिक ग्रुप है, क्योंकि H+ रिलीज कर सकता है, ये भी एसिड है, क्योंकि ये यहाँ से प्रोटोनेशन होगा, ये निकालेगा, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, कोई बेस ही चाहिए, तो बेस केवल यहाँ पे, इसलिए यही पार्ट केवल रिएक्शन करने जाएगा। तो देखिए OH को वैसे, देखिए COOH को वैसे ही रखा रहने दीजिए, ये यहाँ से जो है रिएक्शन करके ये बना लेता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ये क्या हो जाता है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। अब देखिए इसी का दूसरा नाम है जो उसे एस्पाइरिन के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये क्या होता है कि एंटीपायरेटिक है, एंटीपायरेटिक। अब एंटीपायरेटिक क्या होती है, जो फीवर रिड्यूसिंग होती है, ठीक है, फीवर रिड्यूसिंग, तो ये सब याद रखना, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये एस्प्रिन का सिंथेसिस करती है, तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन एस्प्रिन हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ जो है सही नहीं दिया गया है, तो इसमें कुछ गड़बड़ है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा था, एनोडिक ऑक्सीडेशन ऑफ दी, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दी आइस कोल्ड H2SO4। अब देखिए H2SO4 दिया गया है, इसकी जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, सबसे पहले हमें पता है ये कैसे टूटता है, H++ HSO4 माइनस में टूटेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबसे पहला प्रोटोनेशन बहुत फास्ट होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो pKa1 इसका सबसे फास्ट होता है, ये भी याद रखना। pKa2 जो इसका सेकंड उससे स्लो होता है, फिर pK3 जो होता है उसका उससे भी स्लो होता है। अब देखिए फर्स्ट प्रोटोनेशन फास्ट होगा, अब देखिए इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो हमें पता है एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। अब देखिए एनोड हमारा पॉजिटिवली होता है, नेगेटिवली हमारा कैथोड होता है। अब देखिए एनोड पे कौन जाएगा, ये जब एनोड पे ये जाएगा तो किस फॉर्म में डिपॉजिट होगा, इसके दो मोल्स आपस में रिएक्शन करके H2SO8 बना लेते हैं, इस फॉर्म में एनोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। अब देखिए कैथोड पे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे H+, इसके दो मोल्स मिलके क्या बना लेंगे, H2 गैस रिलीज करेंगे, तो ये इजी था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को दिख रहा है, आयुपेक पूछा हुआ है। आयुपेक देखिए पहले साइक्लोब्यूटेन दिया था, साइक्लोब्यूटेन को बीच से जो है क्रॉस किया हुआ है, तो देखिए आप लोग दो टाइप के कुछ कंपाउंड्स पढ़े होंगे ऑर्गेनिक में, ठीक है। एक जब एक ही कार्बन से दोनों फ्यूज होते हैं तो इसे स्पाइरो के नाम से जानते हैं, जब दो रिंग या दो जगह अलग अलग कार्बन से जब फ्यूज होता है तो उसे हम बाईसाइक्लो के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास बाईसाइक्लो था, दो ऑप्शन तो कर चुके हैं। अब देखिए सबसे पहले नाम लगा देंगे बाईसाइक्लो। अब देखिए जितना जिधर ज़्यादा कार्बन होते हैं उधर से हम लोग अप्रोच करते हैं, तो एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, 1 1, और बीच में कोई कार्बन है तो 0 लिख देंगे, टोटल कार्बन के अकॉर्डिंग नाम लिख देते हैं, मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ये यहाँ से हो जाएगा हमारा ब्यूटेन, ठीक है। तो यह हमारा ऑप्शन इसका कौन सा दिया था करेक्ट, ये फोर्थ वाला है, ठीक है, या डी वाला, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को क्या दिख रहा है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। अब देखिए डाइपोल मोमेंट पूछा है, तो डाइपोल मोमेंट के लिए सीधा सा याद रखना है
Q/L। तो जितना ज़्यादा चार्ज का सेपरेशन होगा, जितना ज़्यादा लेंथ होगी उस चार्ज की, उतना ज़्यादा इसका डायपोल मोमेंट होता है किसी भी मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे देखिए बेंजीन दिया था, पहले ऑप्शन में बेंजीन दिया था, उससे जो है 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगला वाला, चलो बेंजीन को PS लिख दे रहे हैं। अगला वाला उसका सेकंड ऑप्शन दिया है टॉलुइन। अगला वाला दिया हुआ है PHC दिया हुआ है, उससे जो है एक हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ, 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगला वाला दिया हुआ है PH दिया हुआ है, CH2 दिया हुआ है, CH3 दिया हुआ है। अब देखिए जितना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन होगा उतना ज़्यादा हमारा जो है उतना ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज बनाया जाए तो पॉजिटिव ये आएगा जो कि बेंजीन रिंग में जो है डीलोकलाइज हो सकता है। अब देखिए यहाँ से H+ निकालो तो ये पूरा बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो सकता है, यहाँ पर भी ये बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो सकता है। अब देखिए स्टेबलाइज किससे किससे हो रहा है, अगर ये यहाँ पे है तो एक हाइड्रोजन निकाल के ये इसको दे दे तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चला जाए। उसी तरीके से यहाँ पे भी घूम सकता है, तो 1 2 फिर बेंजीन रिंग में 3 जगह घूम सकता है। यहाँ पे एक इसमें 2 जगह घूम सकता है, ठीक है। इसमें केवल जो है बेंजीन रिंग में घूम सकता है। यहाँ पे देखिए जब पॉजिटिव चार्ज बन ही नहीं रहा, बनेगा तो यहाँ पे बनेगा जो कि जो है केवल इतने में ही डिलोकलाइज हो सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन ड्रग किया जाए। अब देखिए ये नहीं घूम सकता है, इसका डायपोल मोमेंट जो है सबसे लीस्ट हो जाएगा। अब देखिए सबसे ज़्यादा थर्ड का हो जाएगा, फिर सेकंड का हो जाएगा, फिर तुम्हारा जो है फर्स्ट का हो जाएगा, फिर तुम्हारा पहले वाले का हो जाएगा। अगर ऑर्डर देता तब भी कर लेते तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, इस ऑप्शन का हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 12 दिख रहा होगा, क्या कह रहा है ये, आइडेंटिफाई द पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड बाय द नेल बार्टलेट। देखिए अच्छा, ये नेल बार्टलेट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे कि जब PTF6 इन्होंने यूज़ किया था, जो ऑक्सीजन था उसका जो ऑक्सीडेशन कराया था, ठीक है, मीन्स उसको जब, ठीक है, इसका आयनाइजेशन कराया था, तो इसके लिए जो आयनाइजिंग पोटेंशियल जो एनर्जी लगी थी वो कितनी, लगभग 775 किलो जूल पर मोल लगी थी, यही शायद एग्जैक्ट डाटा है, ठीक है। अब इन्होंने सोचा कि जब जीनान को देखा, जीनान के लिए जो IP थी वो कितनी थी, 770 ही थी, KJ पर मोल थी। जब इन्होंने सोचा कि जब इसकी IP, ठीक है, कम है, सॉरी ज़्यादा है, तो इसको तो आयनाइज किया जा सकता है ऑक्सीजन को, तो जब जीनान की उससे भी कम है, क्या इसको नहीं किया जा सकता, तो इन्होंने इसी के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसको आयनाइज करने के लिए तो यहाँ पे एक कंपाउंड बनता है PTF6, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यही इनका कंपाउंड था, ठीक है। तो सबसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही था जीनान को, ठीक है, आयनाइज करने के लिए, तभी से इसके जो कंपाउंड पाए जाते हैं जैसे कि EO3 EXIOF2 इस टाइप के जितने भी होते हैं, इसी के बाद इनकी डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो इसका PTF6 जो है एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा था द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द CH बॉन्ड लेंथ। अब देखिए एक कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, दूसरा कार्बन हाइड्रोजन के साथ, तीसरा कार्बन हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे दिया ये कार्बन sp3 है, अगला एक sp2 है, अगला एक sp3 है। अब देखिए कुछ सिचुएशन ऐसी है जैसे कि मीथेन है, ठीक है, एल्कीन का हाइड्रोजन है, अगला एल्काइन का हाइड्रोजन, कुछ ऐसे है। अब देखिए परसेंटेज S यहाँ से अगर निकाल लिया जाए तो देखिए एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब परसेंटेज एस पहले 100% था, 4 जगह डिवाइड हो गया 25%, तो यहाँ पे परसेंटेज एस कितना आ गया 25, यहाँ 3 जगह डिवाइड हुआ है, इसका मतलब 33.3% हो जाएगा। यहाँ पे केवल 2 जगह डिवाइड होता है, SP है, तो ये 2 जगह डिवाइड हुआ है तो 50% आ जाएगा। देखिए अब हमें पता है परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उतना ज़्यादा न्यूक्लियस के नज़दीक होगा, जितना ज़्यादा परसेंटेज एच होगा उतना ही न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उतना नज़दीक होगा। अब देखिए इस बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर कार्बन का बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सबसे नज़दीक होंगे इस कार्बन के, अगर नज़दीक होंगे तो बॉन्ड लेंथ उतनी शॉर्टर हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे लॉन्गर बॉन्ड लेंथ इसकी होगी, फिर इसकी, फिर इसकी, ये सीधा सीधा आंसर था इसका। सॉरी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द नाइट्रिक ऑक्साइड। अब देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड दिया था, तो देखिए इसके बारे में क्या क्या कहा गया, इट इज पैरामैग्नेटिक, तो चेक कर लेते हैं। इसके बाद 7 होते हैं, इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, अगर 15 है ऑड होता है, जिसे तुरंत हम लोग पहचान जाते हैं कि पैरामैग्नेटिक है। अगला क्या है, डाइमराइजेस एट रूम टेम्परेचर, सीधी सी बात है डाइमराइज भी हो जाता है N2O4 में। अगला क्या कह रहा है, इट इज प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट फ्रॉम द कार्स, तो कार से जो एग्जॉस्ट निकलता है धुएं के फॉर्म में, उसमें भी पाया जाता है, ठीक है। उसी तरीके इट लूजेज एन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए NO जो है एक इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करे तो NO प्लस बनाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन लूज करने से नेगेटिव का भी नहीं आता, वही ऑप्शन गलत है, ठीक है, फोर्थ वाला। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ द डिग्री ऑफ द फ्रीडम ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द CO2। अब देखिए CO2 का मॉलिक्यूल दिया हुआ CO2, ठीक है,
तो पूछ रहा है इसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है कितना, हमें पता है कि 3n-5 होता है। किसके लिए? ये लीनियर अगर केस हो। अब देखिए नॉन लीनियर केस हो तो 3n-6 होता है, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसके लिए? नॉन लीनियर के लिए। तो हमें पता है CO2 क्या है? लीनियर मॉलिक्यूल है। अगर लीनियर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? यही हो जाएगा। n क्या है? नंबर ऑफ द एटम्स है, टोटल 3 है, -5 = 4, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द वैल्यू ऑफ द Kc फॉर द रिएक्शन। अब देखिए रिएक्शन दी हुई है, cis2 इतना जा रहा है, कोई A2, चलो B हम मान ले रहे हैं, जा रहा है, उसके लिए Kc की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.608। अब देखिए आप लोगों को याद क्या करना है, यही पूछा, अगर B to A वापस आए तो इसके लिए Kc क्या होगा? इसे Kc डैश मान लेते हैं। देखिए जब रिएक्शन रिवर्स की जाती है तो इसके रेट कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाते हैं। बस कुछ नहीं करना था, इसको डिवाइड कर देना था, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.64 टाइप से आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा था द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम फॉर विच द सम ऑफ देयर प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर इतना। मींस प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर का सम 3 आए तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। देखिए इसकी पॉसिबिलिटी, एक बार n = 2 हो, l = 1 हो, इसका मतलब क्या है? l = 1, देखिए s होता है, p होता है, d होता है, f होता है, l की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, 1 2 3। अगर l = 1 आ रहा है इसका मतलब p ऑर्बिटल है, क्या 2p पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे ऑर्बिटल क्या 2p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते हैं। अगला देखिए n = 1 कर दिया जाए, l = 2, तो n = 1 कर दिया जाए मीन्स 1 और, ठीक है, l की वैल्यू 2 हो मीन्स 1d, तो 1d पॉसिबल ही नहीं है, छोड़ो। अगला देखिए n = 1 कर दिया जाए, l = अब देखिए हाँ, ठीक है, n = 1 तो हो चुका है। अगला देखिए n = अगर 2 लिया जाए, 3 ले लिया जाए, l = 0, तो ये कितना बन सकता है? 3 और 0 के लिए s, तो देखिए s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, तो देखिए ऐसे 2 ऑर्बिटल हैं जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? टोटल 8, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। n = अगर n + l का सम अगर 3 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन एटम में कितने हो सकते हैं? 6 2 8, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों को दिख रहा होगा 17 हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछ रहा था डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए रिंग दी हुई थी, एक 5 मेंबर्ड रिंग दी थी, एक 6 मेंबर्ड रिंग दी थी। अब देखिए साइक्लोप्रोपेन है, पहले से स्ट्रेंड होता है क्योंकि 60 डिग्री इंटरनल एंगल होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसमें बहुत ज़्यादा बेयर स्ट्रेन है, उस पे से जो है डबल बॉन्ड लग गया है, तो अब क्या कर रहा है? एंगल को और कम कर दे रहा है, मीन्स इसको जो ले जा रहा है, ठीक है, और ज़्यादा लीस्ट एंगल की ओर ले जा रहा है। इसका मतलब जब भी इंटरनल डबल बॉन्ड होते हैं स्ट्रेंड रिंग में, वो उसको डिस्टेबलाइज करते हैं। अभी यहाँ पे ओपन रिंग है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे, तो देखिए 6 मेंबर्ड फिर 5 मेंबर्ड हो जाएगी, फिर इन दोनों में ये ज़्यादा स्टेबल है, ए वाला, ठीक है। चलिए ABC मान लेते हैं, तो D सबसे ज़्यादा, फिर तुम्हारा C हो जाएगा, फिर A हो जाएगा, फिर B हो जाएगा, ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों को दिख रहा होगा, एमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ठीक है, तो पूछ रहा था कौन जो है सबसे अलग है। देखिए इसमें सबसे पहले लिथियम, ठीक है, मिथाइल लिथियम दिख रहा था, तो ये हमें पता है कि एक आयनिक नेचर का होता है, ठीक है। तो बाकी सब जो इसमें होते हैं मेटल का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ये ज़्यादा से ज़्यादा सबके सब क्या है? सबके सब कोवेलेंट है, ठीक है, तो यही इसमें डिफरेंट हो जाएगा पहला वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर देखिए 20 में क्या दिया हुआ है, पूछ रहा हाउ मेनी स्टीरियोकेमिकल आइसोमर्स ऑफ द डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन आर पॉसिबल। अब देखिए डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन दिया है, तो देखिए डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन को कुछ हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, पोजीशन डिफाइंड नहीं है। अब देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये 1,2 पे आ जाएं। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 1,3 पे पहुंच जाएं। अगली पॉसिबिलिटी क्या है कि ये 1,4 पे पहुंच जाएं। तो क्या ये 4 आइसोमर पाए जाएंगे? तो चलिए देख लेते हैं इसके जो है चेयर फॉर्म में ड्रा करके। अब देखिए चेयर फॉर्म में अगर ड्रा किया जाए इसको, तो दिख रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है, तो इसको कुछ भी कर लो यही रहेगा। अब देखिए ये एक किस तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक्सियल इक्वेटोरियल हो जाए, ठीक है, और क्या हो जाए, इसी का जो है फ्लिप करा दी जाए अगर रिंग को। अगर रिंग को फ्लिप करा दिए तो ये तुम्हारा मिथाइल ऊपर पहुंच जाएगा, ये तुम्हारा जो है ये यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये दोनों सिस फॉर्म हो जाएं। अब देखिए अगली चीज़ क्या हो सकती है, अगला क्या किया जाए, दोनों को एक्सियल एक्सियल रख दिया जाए, तो एक्सियल इक्वाटोरियल कर दिया या इक्वाटोरियल एक्सियल कर दिया जाए। अगली बार में
एक्सियल एक्सियल कर दिया जाए, या इसको जब फ्लिप कराओगे रिंग को, ठीक है, ये इसको जस्ट उठा के ऊपर कर दो, उसको नीचे कर देना। तो देखिए ये ऊपर था, ऊपर ही रहेगा, ये वाला कार्बन ऊपर नीचे था, ठीक है, तो नीचे ही रहेगा। अब देखिए इसके ट्रांसफॉर्म है, इसकी एक ट्रांसफॉर्म एक सिस फॉर्म। अब ये सेम चीज़ यहाँ पर भी, इसकी एक ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, दूसरी क्या, दोनों की सिस फॉर्म, दो यहाँ से मिले। उस तरीके इसकी एक ट्रांसफॉर्म, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्म, दूसरी एक सिस फॉर्म। तो देखिए 2 2 4 2 6, तो यहाँ से मिले, इसकी कुछ भी करा लो, फ्लिप करा लो, कुछ भी करा लो, सेम रहेगा, कहीं पे इसको बदल नहीं सकते, ठीक है, ये आके नीचे हो जाएगा, तो ये सेम रहने वाला, 2 2 4 2 6 का। तो 7 इसके आइसोमर्स पाए जाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 21। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा था कि 2D रिप्रेजेंट द ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक। 21 देखिए 21 कह रहा था, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दी है, जिसमें पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाईएस्ट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए ऑप्शन दिए हैं कि NaOH दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से जो है NaOH को जो है एसिटिक एसिड के साथ कराया है, उसी तरीके से जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एसिटिक एसिड के साथ कराया है, उसी तरीके से जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ कराया है। अब देखिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, जब बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इंथैल्पी या बोल सकते हैं कि हीट जो रिलीज होती है वही हमारी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है, दैट इज इनको न्यूट्रलाइज करने में। तो इसमें निकलता क्या है, तो NaCl बनता है प्लस H2O बनता है। देखिए जितने भी एसिड के मोल थे कंप्लीटली बेस से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कंप्लीटली टूट चुके हैं, अगर टूट चुके हैं तो मैक्सिमम हीट ऑफ, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन यहीं से होगी, मैक्सिमम हीट यहीं से निकलेगी। अब देखिए अगली स्टेप में दिया है CH3 को COOH के साथ करते हैं। अब देखिए ये वीक एसिड तो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, तो इसका मतलब इसके कम मोल ही निकलेंगे, तो इसका मतलब कम मोल ही इसके जो है न्यूट्रलाइज हो पाएंगे, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अपने आप डिक्रीज कर जाएगी। उसी तरीके वीक एसिड वीक बेस सबसे कम होती है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है लेकिन बेस ही कम पड़ जा रहे हैं तब भी हीट कम होगी। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की ही होती है, जो कि लगभग -52.7 जो होती है, ठीक है, kJ पर मोल होती है, तो ये याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 22, 2D रिप्रेजेंटेशन जो है किसके लिए आएगा, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। अब देखिए एक तो क्रोमियम दिया है, ठीक है, एक जो है मैंगनीज दिया है, एक जो है निकल 2+ दिया है, अगला जो है कॉपर 2+ दिया है। निकालना क्या है, हमें 2D जो है पूछ रहा है किसके लिए, तो चलिए निकालते हैं। क्रोमियम कितना होता है 24, 24 को लिख सकते हैं 3D 4S 0 18, तो 20 4 24, ठीक है, 3 बचेगा। अब यहाँ से देख लेते हैं मैंगनीज को, 3D 4S 18, तो 20 20 5 25। अब देखिए 2 निकाल देना है, 0 आ जाएगा। अगला देखिए निकेल का 3D 4S2 18, तो 20 20 8 28, ये 0 निकल जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएंगे। कॉपर में आ जाते हैं 3D 4S2 18, तो 20 20 10 20 9 29, 2 यहाँ से निकाल दो, 9 इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इनके लिए जो है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना, देखिए किसके लिए ये आएगा 2D। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, कुछ डी ऑर्बिटल को कुछ इस तरीके से भर लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3, तो देखिए +2 +1 0 -1 -2। अब देखिए इसके लिए L की वैल्यू ही बस चेक कर लो, L की वैल्यू जोड़ लो, +2 +1 +0 कितना 3। अब देखिए S होता है, P होता है, D होता है, F होता है। देखिए L की वैल्यू कितना, अगर 0 हो 1 हो 2 हो 3 हो, तो L की वैल्यू अगर 3 हो तो F आता है, तो पहला ऑप्शन कटा। अब इसके लिए 5 में भर लो, 5 में भर लो तो माइनस प्लस अब 0 हो जाएंगे, तो S आना चाहिए इसके लिए, तो ये भी ऑप्शन कटा। अब देखिए 3D 8 के लिए कर लो, चलो इसी में कर लेते हैं, 4 5 6 7 8, 8 के लिए चलो कैलकुलेट कर लो। +2 में 2 बार इलेक्ट्रॉन है, तो +2 +2, +1 में भी 2 बार इलेक्ट्रॉन है, +1 0, ठीक है, -1 -2 -3 यहाँ से कैंसिल हो, -3 यहाँ से, यहाँ भी 3 आ रहा है, 3 आ रहा है तो F होना चाहिए, ये भी ऑप्शन कटा, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 9 वाले में कर लो, यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब यहाँ तक जैसे ही पहुँचे तो +2 2 बार, +1 2 बार, 0 -1 2 बार, फिर -2। अब देखिए -1 से -1 2 बार कटा, 2 से 2 कटा, 2 आ गया, तो SPD, देखिए D किसके लिए कहाँ गया, =2 के लिए D हो जाएगा, तो हमारा टर्म सिंबल 2, बस यही पहचान लो, 2 अपने आप आ जाएगा, ठीक है। वरना निकाल तो सकते हो किससे, 2s + 1, इसमें मल्टीप्लिसिटी देखिए टर्म सिंबल होता क्या है, 2s + 1 LJ, ठीक है, ये निकाल सकते हो। देखिए 2s + 1 भी निकाल लो। अच्छा 9 आ चुका है, तो ये स्पिन कैंसिल, ये स्पिन कैंसिल, ये स्पिन कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हाफ है, s = +½ आ जाएगा। तो 2s + 1 निकालो, 2 इंटू इसकी 1/2 +1, ये कैंसिल, 2 अपने आप आ गया, ठीक है, चाहे ऐसे कर लो।
अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 23 नंबर कह रहा है एवरेज लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 216। तो टी एवरेज जो दे रखा है, ठीक है, एवरेज दे रखा है कितना, 216 डेज हैं। अब पूछ रहा है व्हाट विल बी द हाफ लाइफ। तो टी हाफ पूछ रहा है किसके लिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। अब देखिए जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है किसको फॉलो करते हैं, फर्स्ट आर्डर को फॉलो करते हैं। अगर फर्स्ट आर्डर को फॉलो करते हैं तो इसका टी एवरेज इक्वल टू होता है कितना, इसका याद रखना 1.44 टी हाफ होता है, ये याद रखना, ठीक है। इसका एवरेज टी एवरेज या हाफ लाइफ इसकी जो, ठीक है, लाइफ टाइम जो होती है 1.4 टी हाफ होती है। अब देखिए यहाँ से बस यही रख देना, तो टी एवरेज तो दिया है 216 इक्वल टू 1.44 इंटू टी हाफ। तो टी हाफ को सॉल्व करोगे 1.44 से डिवाइड कर लेना, तो ये कितना हो जाएगा, 2 बार कट रहा है, देखें ऑप्शन से, तो ये जो है 150 डेज आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर 4 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड स्ट्रेंथ पूछ रहा है। देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, HClO दिया हुआ है, ठीक है, HClO2 दिया हुआ है, उसके बाद HClO3 दिया हुआ है, अगला HClO4 दिया हुआ है। अब देखिए जितने भी ये ऑक्सी एसिड्स होते हैं इनकी, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ निकालना, ठीक है, अब एसिडिटी निकालना डायरेक्टली जो होता है, ये देखिए इसी से याद रखना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, एसिडिटी निकालना या ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ निकालना हो, ठीक है। तो सबसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट के, देखिए यहाँ पे किसकी सेंट्रल एटम Cl है तो निकाल लिया जाए, -2 में से प्लस का 1 गया, प्लस की 1 हो जाएगी, 3 दूना 6 में से 1 गया 5 हो जाएगी, 3 दूना 6, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, 2 दूना 4 में से 1 जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 में से 1 जाएगा 5 हो जाएगा, 4 दूनी 8 में से 1 जाएगा प्लस का 7। तो देखिए जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना स्ट्रॉन्ग या एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हमारा तुम्हारा ये हो जाएगा 4। अब देखिए एक एल्कीन दी है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है C9H18, ठीक है। ऑन ओजोनोलिसिस इट गिव्स 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल। तो प्रोपेनल मीन्स 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है, प्रोपेनल है तो CHO ग्रुप होगा। अब देखिए कहे क्या रहा है 2,2 डाइमिथाइल मीन्स 2 पे जो है डाइमिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इधर CH3 हो जाएगा, एंड 2 ब्यूटेनोन भी देता है, मैथ एथ प्रो ब्यूट, और 2 पे ऑन लगाना है तो 2 पे ऑन लगा दिए, तो ये हमारा 2 ब्यूटेनोन देता है। अब देखिए इनको सोल्व करने के, जब भी ओजोनोलिसिस कराएगी सोल्व करने का सबसे सिंपल मेथड यही होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन इसके डबल बॉन्ड को इधर फेस करा दो, दूसरे वाले कार्बन के भी डबल बॉन्ड को इधर ही फेस करा दो, बाकी दूसरे ग्रुप को दूसरे साइड रख दो, इन दोनों की ऑक्सीजन को बीच से निकाल दो, बस इनको वैसे ही जोड़ दो बिल्कुल। तो देखिए C डबल बॉन्ड को C से जोड़ दे रहे हैं, इस पर एक CH3 लगा हुआ है, इसी कार्बन पे एक CH2 और CH3 लगा हुआ है, इधर आ जाओ, एक हाइड्रोजन लगा हुआ था, बाकी इससे 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। तो देखिए ये इसका जो है सिंपल सा मेथड होता है। तो देखिए इसमें कोई ऑप्शन ये वाला दिया है, तो ये आईपेक दिए हुए थे, तो चलिए आईपेक कर लेते हैं। एल्कीन किधर से पास पड़ रही है, 1 2 3, 1 2 3 दोनों तरफ से पास पड़ रही है, लेकिन ग्रुप देखो किधर से पास पड़ रहे हैं, यहाँ पे 2 नंबर पे 2 2 ग्रुप पड़ रहे हैं, तो इधर इस कर लो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 2,2 पे 2 मिथाइल है, 3 पे भी 4 पे भी मिथाइल है, 2,2 और 2,2 कामा एक 4 पे भी है, तो कितने हो जाएंगे, ट्राई मेथिल मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्स 3 पे इन लगा हुआ, या तो हेक्सेन हेक्स 3 इन, या तो 3 हेक्सेन भी कर सकते थे। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन यही दिए हुए हैं, हाँ 3 हेक्सेन करके दिया हुआ, तो 3 को पहले ले लो, बाद में इसको जोड़ दो। देखिए पहला ही ऑप्शन दिया हुआ, 25 का फर्स्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द ऑक्सी एसिड्स ऑफ द फास्फोरस गिवन बिलो इज नॉट ट्रू। अब देखिए फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स, तो अभी मैंने बताया था H3PO4 है, ठीक है, H3PO2 है, H3PO3 है, इस टाइप के जो है इसके ऑक्सी एसिड जो है एग्जिस्ट करते हैं फास्फोरस के। अब देखिए पूछ रहा था इसमें कौन जो है सही नहीं है, तो सबसे पहले पूछ रहा है एटलीस्ट 1 PO बॉन्ड, हाँ बिल्कुल एटलीस्ट 1 PO बॉन्ड भी होता है, 1 POH बॉन्ड भी इनमें होता है। अगला क्या कह रहा है, एटलीस्ट 1 pH लिंकेज, तो pH कोई जरूरी नहीं है पॉसिबल हो। अगला क्या कह रहा था, P एटम इन ऑल ऑक्सी एसिड्स इज 4 कोऑर्डिनेटेड, ठीक है, तो इसमें जो pH कोई जरूरी नहीं है, तो इनको बना के जब चेक करोगे तो यहाँ पे pH कोई जरूरी नहीं, लेकिन 2 ये कंपलसरी होते हैं कि ये एक ही है।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। अब देखिए एसिटोफिनोन को कैसे लिख सकते हैं, PH C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए बेंजोफिनोन मीन्स दोनों कार्बोनिल के साइड में PH ग्रुप है। अब देखिए एसिटोफिनोन है, बेंजोफिनोन है, तो इसमें जो रिएजेंट दिए गए हैं टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट Ag होता है जो कि केवल एल्डिहाइड ग्रुप का टेस्ट देता है, तो एल्डिहाइड नहीं है, पहला कटा। दूसरा आयोडीन एंड बेस, I2 प्लस बेस। अच्छा ये देखिए कौन सी है, ये रिएजेंट किसका है, ये तो हमारा जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन का रिएजेंट है, हेलोफॉर्म रिएक्शन का, जिसमें स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट ये मांगता है और दूसरा क्या मांगता है, ये वाला। तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन अगर ये प्रेजेंट है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ठीक है, फर्स्ट वाला तो पता चल जाएगा। अब देखिए फेलिंग सॉल्यूशन, तो फेलिंग सॉल्यूशन भी एल्डिहाइड का टेस्ट है, वो भी कटा, थर्ड ऑप्शन। अगला हाइड्रोजन कह रहा है, तो हाइड्रोजन जो है कीटोन का टेस्ट देता है, तो इस वजह से जो है ये हाइड्रोजन कह रहा है, हाइड्रोजन नहीं, ठीक है, हाइड्रोजन जो है दोनों से रिएक्शन कर लेगा। अब देखिए जो दोनों से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, तो पता नहीं चलेगा इसमें कौन है, लेकिन जो है आयोडोफॉर्म ऐसा है, इसमें केवल एक मॉलिक्यूल से तो रिएक्शन कर लेगा, दूसरे से रिएक्शन नहीं करेगा, इस तरीके से कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे ही आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे, इससे रिएक्शन कराएंगे तो इसका क्या बना देगा, आयोडोफॉर्म, तो उसका, ठीक है, ये आयोडोफॉर्म बन जाएगा CH3, इसका जो है साल्ट बन जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा रिएक्शन आ जाएगी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 28, बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है, देखिए साइक्लोओक्टा डाइईन दिया हुआ है, इसकी जो है आयोडीन से रिएक्शन कराया है, पूछ रहा प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखिए हमें पता है यहाँ पर भी एल्कीन होती है, आयोडीन होता है, तुरंत क्या हो जाएगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा जाके। जैसे ये साइक्लाइजेशन होगा ये इस तरीके से कुछ, तो जो है ये तो छोड़ के जा रहा होगा, इसके बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके बाद क्या होगा, ये बैक साइड से अटैक करेगा, जिसे हम लोग NGP बोलते हैं, नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब देखिए नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में देखिए अब क्या हो, ये डबल बॉन्ड टूटे, एक के ऊपर नेगेटिव आए, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, यहाँ से ये रिंग बनाए, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये यहाँ अटैक कर दे, तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो देखिए 1,5 के बीच में बॉन्ड बना दो, तो इसको 1 मान लो, इसको 5 मान लो, 1 से जुड़ा हुआ है तुम्हारा 8, चलो उल्टा मान लो, 5 ऊपर कर दो, 1 नीचे मान लो, 1 से जुड़ा हुआ 8, 8 से जुड़ा हुआ है 7, 7 से जुड़ा हुआ है 6, ठीक है। अब देखिए 5 और 1 के बीच में बॉन्ड बन चुका है, 5 से जुड़ा हुआ है 4, ठीक है, 4 से जुड़ा हुआ है 3, 3 से जुड़ा हुआ है 2, ठीक है, 2 से जुड़ा हुआ है 1, ऐसे जोड़ दिए। अब देखिए हमारा जो है 2 पे एक आयोडीन आ चुका है, 2 पे एक आयोडीन आ चुका है, ठीक है। अगला देखिए अब 2 से 1 पे तुम्हारा क्या दिख रहा है, अब देखिए 1 पे 5 के बीच में बॉन्ड बन चुका है, 2 पे तुम्हारा ये आयोडीन इधर की ओर जाएगा, इसका मतलब क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 2 पे एक पॉजिटिव चार्ज आता हुआ दिख रहा है। अगर 2 पे आयोडीन चला गया है, देखिए इसको ऐसे रखो, ठीक है, डबल बॉन्ड को तोड़े तो 6 पे पॉजिटिव चार्ज एक दिख रहा है, तो देखिए ये तोड़े तो 6 पे पॉजिटिव चार्ज को इस तरीके से रख सकते हैं। तो देखिए क्या हुआ, 5 ने 1 पे अटैक किया, 5 1 के बीच में बॉन्ड बन चुका है, 5 1 के बीच में बॉन्ड बन चुका है। अब देखिए इसको इसी तरीके से रख दिया, 2 पे आयोडीन जा चुका था, अब देखिए 6 पे पॉजिटिव चार्ज आया था, तो जो यहाँ से निकल के गया था आयोडीन, ये वापस अटैक करने आएगा, ये यहाँ पे अटैक कर देगा, जो यहाँ जो ठीक है प्रोडक्ट ये दिख रहा है उसी पे ऑप्शन पे टिक मार देना है। तो देखिए ऐसा कहीं दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29, अब देखिए 29 क्या कह रहा है कि जो है डेल्टा 0 CFSE को रिप्रेजेंट करता है ऑक्टाहेड्रल में, तो पूछ रहा है कि CrH2O का होल 6 3+, देखिए CrH2O का होल 6, ठीक है 3+, इसके लिए CFSE पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, 3D कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन को फिल कर दो, ऑक्टाहेड्रल है तो नीचे 3 ऑर्बिटल आ जाएंगे, 1 2 तीनों इलेक्ट्रॉन को फिल कर दो, CFSE निकाल लो, CFSE इक्वल टू क्या होता है माइनस, तो देखो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, अब देखिए
3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस ऊपर कितना 0.6 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है बाहर, डेल्टा 0 प्लस MP कोई भी नहीं, मीन्स पेयरिंग कोई भी नहीं हो रही, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से निकालो 4 3 12 मीन्स 1.2 हो जाएगा, डेल्टा 0 ये इसका। देखिए हाँ ठीक है, 29 का डी वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इसके बाद देख लीजिए क्या कह रहा है। यूजिंग द यूरोट्रोपिन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव बेंजल्डिहाइड। अब देखिए यूरोट्रोपिन को यूज़ करते हुए अगर बेंजल्डिहाइड बनाना है तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए बेंजल्डिहाइड बनाना है, इसमें यूरोट्रोपिन डाला गया है। तो यूरोट्रोपिन हमें पता है कि CH2 का होल 4 होल 6 N2 ये N4 होता है। अब देखिए यूरोट्रोपिन कैसे बनता है, जब हम लोग जानते थे कि फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराते किससे, NH3 के साथ। ठीक है, तो हमारा जो है इसके 6 मोल इसके 4 मोल, तो हमारा क्या बनाता है CH2 का होल 6 N4 बनाता है, जिसे यूरोट्रोपिन के नाम से जानते हैं। तो ये पूछ रहा है कि किससे रिएक्शन करा दें जो बन जाए। तो देखिए हमारा एक सोमलेट रिएक्शन होती है, जो बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन, जब बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन जब कराते हैं यूरोट्रोपिन के साथ फॉर्मल्डिहाइड बनता है, तो ये सोमलेट रिएक्शन थी। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा।